नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी से प्रोग्राम कैपिटल क्लिनिक में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। हम हफ्तावार लाइव ट्रांसमिशन से आपको बीमारियों से बचने के तरीके बताते हैं। हमारी ये भी कोशिश होती है कि कैंसर जैसे मोहलिक अमराज के इब्तदाई सिग्नल आपको बता दें, ताकि आप शुरू में ही उसकी तहकीक किसी करीबी और मुस्तनिद डॉक्टर या करीबी अस्पताल में जाके कराएं। बीमारी नाज़रीन कोई भी हो, अगर आप इब्तदाई मराहिल में उसका इलाज कराएंगे तो उससे मुकम्मल सेहतयाबी होगी और आप पे मुआशी बर्डन भी नहीं पड़ेगा। तो आज हम नाज़रीन जिस बीमारी का जिक्र करेंगे वो बदकिस्मती से हमारे मुल्क में तकरीबन 40 लाख लोग जो हैं पूरे मुल्क में उसकी ज़िद में आते हैं, और वो है उनकी बिनाई से महरूम होते हैं। एक बीमारी है जिसको हम ट्रैकोमा कहते हैं, जो कि आँखों में पुराने ज़माने में कहते थे कुकड़े पड़ गए, यानी जो पलकें हैं उसके नीचे दाने बन जाते हैं और फिर हमारी जो पलकों के बाल हैं वो मुख्तलिफ़ डायरेक्शन में जाके हमारे बड़ी अहम एक लेयर होती है आँखों की, जिसको कॉर्निया कहते हैं, जो शीशा होता है जिससे कि किसी अक्स और रोशनी का आँखों के पर्दे एहसास पे जाके एक दिमाग को सांस पैदा करना कि हम देख सकें। अगर वो डैमेज हो जाए तो कोई भी शख्स जो है वो घर में बैठ जाएगा, पढ़ लिख नहीं सकेगा, कोई नौकरी नहीं कर सकेगा और एक फ़ैमिली पे बहुत बड़ा बर्डन पड़ता है। और तकरीबन हर साल देखा गया है कि अल-शफ़ा अस्पताल जो कि इस्लामाबाद में है, वहाँ पर इसका ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है। तकरीबन लगभग 800 मरीज़ जो हैं वो आँखों के ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन कराते हैं। और ये आँखों का अतिया हमारे मुल्क में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि अपनी आँखें डोनेट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर श्रीलंका से ये आँखें आके उन मरीज़ों की बिनाई को बहाल किया जाता है। तो लेकिन हमारे मुल्क में ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि इस वक्त मेरे स्टूडियो में मेरे मेहमान हैं, जिनको मैं शुमार करूंगा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान या प्रोफेसर अताउर रहमान, और एक हमारे पास प्रोफेसर रियाजुद्दीन शेख हैं जो मेरे मेहमान इस वक्त स्टूडियो में, मैंने उन्हें दावत दी है। वो एक बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर हैं जिनकी कम से कम 250 के करीब इंटरनेशनल पब्लिकेशन हैं और 50 के करीब नेशनल पब्लिकेशन है, और बहुत बड़ा नाम है। रीडिंग यूनिवर्सिटी से PhD उन्होंने 70 की दहाई में की, और मोलिकुलर बायोलॉजी में बहुत बड़ा नाम है। बायोकेमिस्ट्री में उन्होंने PhD करके वो जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी में रिसर्च करते रहे। फिर सिएटल यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी सिएटल में भी उन्होंने काम किया और हर साल 3-3 माह के लिए वहाँ पे जाके रिसर्च करते थे, और फुल ब्राइट फेलो भी हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी खिदमात के सिलसिले में उन्हें हिलाल इम्तियाज़ दिया, और फाउंडर मेंबर हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मोलिकुलर बायोलॉजी, जो लाहौर में बहुत बड़ा सेंटर बनाया, उसके वो फाउंडर मेंबर भी हैं, एडवाइज़र भी हैं, और इस वक्त मुल्हिक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से, और रिसर्च कर रहे हैं कि हम किस तरीके से बिनाई को कंट्रोल करें, और कॉर्निया को जो कि बाहर के मुल्कों से आती है या हम लोगों को कहते हैं कि वो अपनी आंखें डोनेट करें, उसका मुतबादल किस तरीके से हासिल किया जाए, उस पे वो बड़े तेज़ी से काम कर रहे हैं और उसकी तह तक पहुंच चुके हैं। और जल्द ही हमारी कौम, हमारे वो शहरी जिनके बिनाई ट्रैकोमा जैसी बीमारियों से ख़त्म हो चुकी है, वो उसको कामयाब हो जाएंगे बनाने में। और ये ट्रैकोमा नाज़रीन बीमारी वो है जो कि हाथों से सफाई ना होने की वजह से ख़ास किस्म की मक्खी है, वो जरासीम को लेके मुंह के ऊपर बैठेगी, आंखों में बैठेगी, या आपके हाथ अगर साबुन से नहीं धोए आपने, तो जिस तरह कोरोना का वायरस फैलता है इस तरह वो बीमारी आपकी आंखों तक पहुंच जाएगी। मेरे दूसरे मेहमान डॉक्टर उमर फ़ारूक हैं, जो कि साबका मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल के पुलिस सर्जन भी रहे। मैं इन दोनों मेहमानों से आज पूछूंगा कि हम अपने मुल्क में तहकीक और रिसर्च के हवाले से क्यों पीछे हैं। पाकिस्तान का ग्लोबल कंट्रीब्यूशन सिर्फ 0.5% है रिसर्च के फील्ड में, जबकि हमारे साथ वाले मुल्क इंडिया में 12% है। हम एक छोटे से वक्फे की तरफ चलते हैं और वक्फे के बाद मैं इनसे सवालात करूँगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। प्रोफेसर रियाज साहब, अगर मैं आपके जो नेशनल अवार्ड्स और हाईली डेकोरेटेड साइंटिस्ट हैं,
अगर वो मैं शुरू करूँ तो शायद मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा सिर्फ आपके इंट्रोडक्शन में। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि शिफा हॉस्पिटल हमारे मुल्क में एक ऐसा अस्पताल है जहाँ पे कि बिनाई से महरूम बेशुमार मरीज़ आते हैं, और तकरीबन 20 लाख लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो आँखों की बिनाई से महरूम हैं। उनमें से 2 लाख जो हैं वो कॉर्निया, जो कि हमारे आँख का सबसे सामने वाला पर्दा है, शफाफ पर्दा जिससे कि शुआएं और अक्स गुज़र के जाता है, वो ख़राब हुआ है। और 800 के करीब लगभग मरीज़ अपनी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कराते हैं। ये कॉर्निया श्रीलंका और बाहर से आती हैं, डोनेशन की शक्ल में आती हैं, लेकिन आप उसका एक अल्टरनेटिव पायनियर्स हैं आप स्टेम सेल टेक्नोलॉजी में और ट्रांसप्लांटेशन में। ये वो पैमानकारी है जिसमें आप एक छोटा सा सेल लेके जिस्म का कोई हिस्सा बना लेंगे। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? आप इस वक्त आई के ऊपर काम कर रहे हैं, आँखों की बिनाई और उसके लिए काम कर रहे हैं, और आप पायनियर हैं इस फील्ड में। जी, सबसे पहले तो मैं आपके नाज़रीन और सामीन को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने ख़यालात का इजहार कर सकूँ। आपका पहला सवाल था कि जी अल-शिफा हॉस्पिटल में जो ये हो रहा है काम, उसको मैं कैसे रेट करता हूँ। वो जी इंतहाई अच्छा हॉस्पिटल है, इक्विप्ड विद ऑल फैसिलिटीज़, और ये वो काम बड़ी खुश उसलूबी से कर रहे हैं। मैंने 3-4 दफ़ा वो हॉस्पिटल विज़िट किया है। लेकिन पाकिस्तान में जितने भी हॉस्पिटल्स इस वक्त काम कर रहे हैं ना जी, वो सारे के सारे जो मेथड्स या टेक्नोलॉजीज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आपने ख़ुद ही फरमाया कि जी कॉर्निया के केस में जो कॉर्निया बाहर से आता है उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। अब जो कॉर्निया बाहर से आता है उसकी तादाद बहुत लिमिटेड होती है और आपके जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं वो उससे कुछ 10 गुना से भी ज़्यादा हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि बाकी के बंदे जो हैं वो लाइन में लगे रहेंगे या उनकी कभी बारी ही नहीं आएगी। तो ये चीज़ें देखते हुए इस पूरी दुनिया में और अल्टरनेट मेथड्स जो हैं वो डिवाइड किए जा रहे हैं। तो मैंने अपनी लैब में यहाँ लाहौर में ये काम शुरू किया कि जी स्टेम सेल एक ख़ास किस्म का सेल है जिसकी खूबी अल्लाह ताला ने ये दी हुई है कि आप उसको जिस ऑर्गन में या जिस एनवायरनमेंट में हो तो वो उसी की लीनिएज अडॉप्ट कर लेता है। एक इंसानी जिस्म में कोई 212 मुख्तलिफ लीनिएजेस हैं, यानी डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस हैं। मैं इसको इस तरह समझाऊँ आपके नाजरीन के लिए कि जिस तरह एक बीज से दरख्त बनता है, लेकिन दरख्त के मुख्तलिफ लीनिएजेस हैं, उसकी जड़ें हैं, स्टेम है, उसके बाद फ्लावर है, फ्लावर में अपना स्टेमन है, एंड्रोजन्स हैं। तो ये कुछ 7 या 8 बनते हैं, लेकिन इंसानी जिस्म में ये 212 हैं। लेकिन ये 212 के 12 एक ही सेल से जिससे ये ओरिजिनेट होता है, यानी जाइगोट जो मेल स्पर्म और फीमेल एग की यूनियन से बनता है, और वो एक सिंगल सेल होता है। उस सिंगल सेल से 212 डिफरेंट लीनिएजेस बन जाती हैं। लेकिन एक दफ़ा जब ये लीनिएजेस बन जाती हैं ना, तो फिर ये परमानेंट होती हैं। यानी इन अदर वर्ड्स, मैं अगर एक स्किन का सेल लेता हूँ तो उसको पेटे डिश में या कल्चर में ग्रो करता हूँ तो वो सिर्फ स्किन का सेल ही रहेगा, कोई और लीनिएज या किसी और राउट पे नहीं जाएगा। ये अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। स्टेम सेल आपके थियोरेटिकली आपके हर ऑर्गन में इंतहाई थोड़ी मिकदार में मौजूद है, यानी 1 in 30,000। नॉर्मल सेल्स अगर 30,000 हैं तो उसमें से एक आपने ये निकालना है। ये उसी तरह है जिस तरह आप एक हेयर स्टॉक में से अपना एक सुई जो है नीडल उसको निकालते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी अब इतनी एडवांस हो गई है कि आप बड़े इजीली ये सेल्स जो हैं ये आइसोलेट कर लेते हो। अच्छा, ये सेल जो है जो मैंने कहा कि जी 30,000 में एक होता है, ये इनको हम टेक्निकली तो स्टेम सेल कहते हैं। खूबी इसकी ये है कि ये जिस भी लीनिएज में आप डालोगे ये वही लीनिएज इख्तियार कर लेगा। आप स्किन से लेके इसको किडनी में डालोगे तो ये किडनी के सेल्स बनने शुरू हो जाएंगे। किडनी से लेके आप पेंक्रिया में डालोगे तो उसके सेल बनने शुरू हो जाएंगे। तो इसकी यानी खूबी ये है कि ये वर्सेटाइल है। हम इसको अपनी ज़बान में कहते हैं जी मल्टीपोटेंट है या टोटीपोटेंट है। तो मेरा जो मेन काम है वो ये है कि जी आँख के लिए स्टेम सेल्स लेके उनको ग्रो किया है और
एनिमल्स में यानी रैट्स में, रैबिट्स में, मंकीज़ में और कुछ लैब्स में इंसानों में भी ये आँख के एक ख़ास हिस्से में रख दिया जाता है, जो कि एक ऑप्थेमोलॉजिस्ट का काम है। हमने लाहौर में ये LRBT हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर काजी साहब हैं, उनकी टीम के साथ रब्ता किया है। माशाल्लाह एक्सीलेंट टीम है हर लिहाज से, तो वो ये काम करने की अहलियत रखते हैं। लेकिन हमने ड्रैप को अप्लाई किया हुआ है परमिशन के लिए। जैसे ही उनसे परमिशन आती है तो हमारी टेक्नोलॉजी तैयार है ये उन पे इस्तेमाल करने के लिए। जब आप ये सेल्स उनमें इम्प्लांट कर देंगे तो ये सेल्स जो हैं ये ग्रो करके अपना कॉर्निया बना देंगे। तो अब फिर आपको वो जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट इंपोर्ट करके लगाना था उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो सो अल्टीमेट एम ये है कि आप उसकी डिपेंडेंसी जो है, जो इम्पोर्टेड ऑर्गन्स की इस वक्त जो है वो बात कॉर्निया की कर रहा हूँ, लेकिन कल को यही चीज़ जो है किसी और ऑर्गन की भी हो सकती है, तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस लिहाज से स्टेम सेल जो है जी ये एक इंतहाई यूज़फुल सिस्टम है। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैं सिर्फ आपसे पूछूंगा कि एक आप ही के कोलीग साइंटिस्ट थे जो प्रोफेसर ताहिर शमसी, जो वफ़ात पा चुके हैं, जिन्होंने कोविड से पहले काफ़ी इसमें इनपुट भी दी कि किस तरीके से हम कोविड में मुब्तला मरीज़ को बचा सकते हैं। उसमें स्टेम सेल जो है वो ज़्यादातर खून के सरतान में जो मरीज़ होते हैं उसमें कारआमद है, और अब आप कह रहे हैं कि आँख का जो पर्दा है जिसको कॉर्निया कहते हैं वो भी आप बना देंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और कौन सी बीमारियां हैं ऐसी जिसमें कि स्टेम सेल टेक्नोलॉजी बड़ी कामयाब मेरी लैब में जी इस वक्त एनिमल्स की हद तक यानी चूहों की हद तक तो हमने किडनी, पेंक्रियाज, हार्ट पे किया है काम, लेकिन मोस्ट एडवांस्ड जो ह्यूमन पे जाने के नज़दीक है, एक आँख का है विजन इम्पेयरमेंट के लिए और एक है स्किन का। स्किन में भी आपके, चूँकि मैं जिस इदारे में काम कर रहा हूँ वो है ही स्किन के लिए बर्न सेंटर, तो वहाँ तो बर्न पेशेंट ही आते हैं, तो डिफरेंट कैटेगरीज़ के बर्न होते हैं, तो उनके लिए इस्तेमाल करने का हम बल्कि बना ली है ऑलरेडी। इस वक्त बाहर से इंपोर्ट करके उनको लगाई जा रही थी, लेकिन अब हमने, आप यूँ कह लीजिए आम लफ्ज़ों में कि जी स्किन सब्सटीट्यूट बना लिया है स्टेम सेल के साथ। लेकिन ये जो इसके साथ ही जो ज़्यादा इस्तेमाल है इसका, वो ये जो आपके डायबिटिक वुंड्स होते हैं ना, जो कि मोर और लेस इरिपेयरेबल होते हैं। ज़ियाबतीस के मरीज़ जो हैं उनके पैरों पे ज़ख्म हो जाते हैं, पैरों पे भी और कहीं भी, लेकिन पैरों पे इस वक्त मेनली बात है। पैरों का इसलिए ज़्यादा सीरियस होते हैं कि चलना होता है ना, तो वो अगर ठीक हो भी रहे होते हैं तो उनमें वो बार बार वो ज़ख्म आ जाता है। लेकिन जिस्म के किसी हिस्से पे भी डायबिटिक का जो वुंड है वो बड़ी मुश्किल से और बड़ी देर से रिपेयर होता है। तो हम ये काम कर रहे हैं कि अगर यही स्टेम सेल उसमें लगा दिए जाएं तो ये जो रिपेयर का प्रोसेस है ये न सिर्फ बहुत सेवरल फोल्ड एक्सेलरेट हो जाता है, बल्कि उसको कंप्लीट। और ये स्टेम सेल आप जो सेहतमंद आँख है वहीं से हासिल करेंगे? अच्छा नहीं, ये विजन के लिए जो इस वक्त कॉर्निया देखिए ना जी, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं ना। सोर्स आपका जो पेरेंट है वो स्टेम सेल है। जी हाँ। अब स्टेम सेल, आपका सवाल ये था कहाँ से लिया। हमने जो आँख के लिए लिया वो आँख से ही लिया, लेकिन जो भी कोई आप टेक्नोलॉजी डेवलप करते हो, आपकी कोशिश ये होती है कि इतनी जनरलाइज हो जाए कि आप किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन पे डिपेंड ना करें। तो हमने वैसे तो बोन मैरो से भी लिए, उसके बाद ब्लड से भी लिए और डिफरेंट सोर्सेज से लिए, लेकिन जो बेस्ट हमारा इस वक्त रिज़ल्ट्स हैं वो है प्लेसेंटा। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ एक ऑर्गन जो डिस्कार्ड ऑर्गन है, जिसको हॉस्पिटल्स में फेंक देते हैं, हम उसको उठा के ला के उसमें से जो सेल्स निकालते हैं स्टेम सेल्स। उसका एक फ़ायदा ये है कि जो स्टेम सेल्स प्लेसेंटा से निकलते हैं वो नॉन इम्यूनोजेनिक होते हैं, यानी उसके लिए आपको फिर ये डर नहीं होता है कि जी बंदे का कोई रिएक्शन होगा। दूसरे केस में ये है, अगर आप किसी, जैसे आपने अभी बात की, आँख से लेते हैं, किसी और से लेते हैं, तो उनको हम उसी बंदे के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और के लिए नहीं, क्योंकि वो इम्यूनोजेनिक होगा। प्रोफेसर साहब, आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है तहकीक के मैदान में और यूनिवर्सिटियों में। मैं डॉक्टर उमर फ़ारूक आपकी तरफ आता हूँ। आपने 4 टर्शरी केयर टीचिंग अस्पतालों को हेड किया, मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहे बहुत अरसा। लेकिन बदकिस्मती से मैं सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन करूँगा
वो ये है कि हम पाकिस्तान जो है तहकीक के मैदान में क्यों इतना पीछे है। ग्लोबल कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की सिर्फ 0.5% है रिसर्च में, और रिसर्च एक ऐसी चीज़ है जो मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएगी। और जितनी यूनिवर्सिटियाँ खुल गई हैं इनमें कोई किसी किस्म की रिसर्च नहीं हो रही, 0% रिसर्च है। ये प्रोफेसर रियाज साहब जो इस वक्त रिसर्च कर रहे हैं, 2 बड़े अहम प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं, इनकी उम्र गुजर गई है और इन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मोलिकुलर बायोलॉजी उसको बना दिया है। वो बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है पाकिस्तान में, लेकिन बदकिस्मती से हम रिसर्च नहीं कर सके। इसमें कौन से ऐसे महरक़ात हैं जिनकी वजह से रिसर्च नहीं होती? क्या विल नहीं है? पाकिस्तान बना तो एक मेडिकल कॉलेज था 47 में, फिर पहली यूनिवर्सिटी आगा खान यूनिवर्सिटी बनी 1980 में, वो यूनिवर्सिटी बनी, वो काफ़ी हद तक हमसे बेहतर है। लेकिन इस वक्त पंजाब में देखें तो इस वक्त 6 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन कोई रिसर्च नहीं होती वहाँ पे। क्या वजूहत हैं? उसकी वजूहत जो हैं, रिसर्च एक ऐसी चीज़ है कि जो आप सिर्फ रिसोर्सेज देने से भी नहीं शुरू कर सकते, किसी बंदे के ज़िम्मे कोई काम लगाने से भी। ये एक एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड कैसे डेवलप होता है? वो स्टूडेंट लाइफ से ही रिसर्च का एप्टीट्यूड डेवलप होता है। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है तो वो एप्टीट्यूड साथ साथ ग्रो करता जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो तालीमी निज़ाम है ये इस तरह का बेस्ड है कि ये बेसिकली रट्टा सिस्टम है और इसका ताल्लुक सिर्फ याददाश्त से है। इसमें कोई इंक्वायरीज़ या इंक्विजिटिवनेस नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादातर उनके जो माइंड्स हैं वो एक्सप्लोरेशन वाली साइड पे नहीं जाते और वो रिसर्च वाली साइड पे नहीं जाते, वो सिर्फ नंबर लेने की तरफ जाते हैं। और नंबर लेने के बाद हालांकि अगर यही बच्चे जब बाहर की यूनिवर्सिटियों में जाते हैं तो बाहर की यूनिवर्सिटियों में वो नहीं देखते कि आपके ज़्यादा, यस ग्रेड भी देखते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर ग्रेड्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। वो आपको कहते हैं कि जब PhD का जैसे जाता है कोई स्टूडेंट तो उसको कहते हैं कि आप अपना रिसर्च प्रपोजल लेके आएँ। तो रिसर्च प्रपोजल लिखना एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद आप देखना है कि इस प्रॉब्लम की मैंने कैसे रिसर्च करनी है, डाटा कैसे कलेक्ट करना है, कहाँ कहाँ कोलैबोरेट करना है, और फिर उसके बाद क्या क्या डिडक्शंस निकालनी है और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या क्या देखनी है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे स्टूडेंट्स में टोटली लैकिंग है। आपकी बात सही है कि क्रिटिकल थिंकिंग की कल्चर डेवलप नहीं हुई, क्लासरूम तक हमारी टीचिंग रह गई है और हमने इंडिपेंडेंस नहीं देते अपने स्टूडेंट्स को कि वो आके इंटरेक्ट करें किसी भी टॉपिक पे या उनमें ये डेवलप करें हम। लेकिन यूनिवर्सिटियाँ हुकूमत पाकिस्तान ने खोली, पिछले 10 साल में 6 यूनिवर्सिटीज़ बन गई और अभी प्राइवेट सेक्टर में भी यूनिवर्सिटी का चार्टर लेके फिर रहे हैं। हायर एजुकेशन कमीशन जिसके प्रोफेसर पैनल पे प्रोफेसर भी हैं रियाज साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि वो ये इतनी यूनिवर्सिटियों में जो वाइस चांसलर लगते हैं, क्या उन्हें ये नहीं पता कि रिसर्च टॉप ऑफ द एजेंडा होता है यूनिवर्सिटी का? यूनिवर्सिटी के 3 काम है, करिकुलम डेवलप करे, रिसर्च करे और एग्ज़ाम कंडक्ट करे। लेकिन ये तीनों एजेंडा एक साइड पे रह जाते हैं और वो व्हाट्सएप पे या ट्वीट पर या इंस्टाग्राम पे आप देख लें उनके अजीब अजीब किस्म के जो चल रही होती हैं, वायरल हुई होती हैं, उसमें वो शो ऑफ करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन रिसर्च ज़ीरो है। इसमें क्या आपकी जो गुफ्तगू है वो ये बता रही है कि एक तो विल नहीं है और डेवलप नहीं किया। प्रोफेसर रियाज साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या रिसर्च सिर्फ इस हद तक रह गई है कि एक सब स्टैंडर्ड डिग्रियां हमने इशू कर दी जिसमें एमफिल भी है एक, और वो एक प्रमोशन साइकिल में एंटर हो जाता है फैकल्टी मेंबर किसी भी यूनिवर्सिटी का, और जब वो प्रमोट हो जाता है तो वो रिसर्च करना छोड़ देता है, वो अपने घर और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में पड़ जाता है। मैं जी अगर आप मुझे माफ़ करें तो मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि पिछले 10 सालों में ख़ास तौर पे HEC के जो अंडर यूनिवर्सिटियाँ हैं उनमें कदरे सिचुएशन बेटर हुई है। लेकिन ये कहने के फ़ौरन बाद मैं ये भी कहूँगा कि अभी बहुत सारा और गुंजाइश मौजूद है। इन्हीं रिसोर्सेज में आप इसकी आउटपुट जो है उसको बहुत बढ़ा सकते हो। लेकिन मैं थोड़ा सा वापस आऊँ कि रिसर्च जो है ना जी वो 2 किस्म की होती है। एक होती है डायरेक्टेड,
कि आपको ऊपर से एजेंडा दी, जैसे जैसे कंपनी में होती है, जैसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में होती है, कि आपका इदारा जो है वो डिसाइड करता है कि हमारा रिसर्च एजेंडा है जी, और आप ज्वाइन करके उस पर करते हो, उससे हट के इधर नहीं जाओगे किसी और जगह पर। यूनिवर्सिटियाँ जो हैं, जैसे आपने शुरू में कहा कि वहाँ फ्रीडम होती है, वहाँ आप इंटेलेक्चुअल आज़ादी देते हो और आप प्रोजेक्ट जो हो वो अपनी मर्ज़ी से चुनते हो और उस पर काम करते हो। लेकिन एक मुल्क जिसमें रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट है, तो ख्वाहिश ये होती है फंड गिवर्स की भी और दूसरे सोसाइटी की भी कि जो रिसर्च करो उसकी कोई ना कोई एप्लीकेबिलिटी हो। ये पैसे जो हैं ये आपको टैक्स पेयर्स के पैसे हैं और वापस उन पे किसी, जिसका मतलब ये होगा कि यहाँ भी आपको वही तरीका इख्तियार करना पड़ेगा कि जी डायरेक्टेड रिसर्च हो। जो फंड गिविंग एजेंसीज़ हैं ना, जैसे, और हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है वो HEC कर रही है, उसके बाद PSF है, PMRC है। लेकिन जो इंटरनेशनल कंसोर्शियम में पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, इसकी क्या वजह है? जिस तरह UK है, वहाँ पे ऐसा कंसोर्शियम जो कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी में फ़ंड्स भी देंगे, गाइड भी करेंगे, क्यों नहीं हम एंटर होते उसमें? प्रोफेसर, ये बड़ी शर्म वाली बात है। मैं भी मेरी भी अल्मा मैटर सबसे कदीम अल्मा मैटर है, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे पढ़ाता भी रहा, प्रोफेसर भी रहा, वहाँ से पढ़ा भी हूँ। लेकिन मेरे होते हुए रिसर्च के प्रोजेक्ट्स इतने नहीं हुए जो कि HEC, मैंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसकी मैंने शिकायत भी चेयरमैन HEC को की थी, जो कि मैंने एक जरासीम देखना था, पित्ते के अंदर चला जाता है मैदे से, उसको हमने देखना था। वो 7 स्टडी हुई हैं। उमर फारूक साहब, आप मुझे बताएं, क्या डाटा अवेलेबल है हमारे मुल्क में? क्या सपोर्ट है कि हम कोई मटेरियल को पब्लिश कराएं और वो सस्ता हो? क्या बाहर के जर्नल्स आते हैं हमारे मुल्क में जहाँ से कि एक रिसर्चर जो है गाइडेंस ले? जी, जर्नल्स की जहाँ तक बात है, वो तो अब इंटरनेट ने, मेरे ख्याल में उसका कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है अप्रोच करना। आप इंटरनेशनली अगर इंटरनेट में जाएं तो आप कहीं भी किसी भी जर्नल को अप्रोच कर सकते हैं, दैट्स नॉट डिफ़िकल्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो रिसर्च है वो ज़्यादातर सर्वे बेस्ड है। उसमें हम जो जितने भी हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं वो जाते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, वहाँ पे पुराना रिकॉर्ड देखते हैं और उसी रिकॉर्ड को टेबुलेट करके उसी से आगे उसी को एनालाइज करके उसी को वो पब्लिश कर देते हैं। ये देखा गया है कि अक्सर FCPS में डिसर्टेशन लिखना जो है वो उसके लिए एक कंपलसरी है, साइना क्वा नॉन है। बट ये देखा गया है कि अक्सर FCPS के स्टूडेंट बजाते खुद डेजर्टेशन लिखने के वो पैसे दे के किसी और से डेजर्टेशन लिखवा लेते हैं। तो इस तरह की ये जो चीज़ें हैं, मेरे ख्याल में ये ऐसे होना चाहिए कि रिसर्च के लिए इतने ज़्यादा इंसेंटिव हों कि वो बंदा जो है अपने तौर पर मोटिवेट हो और बंदे बजाय इसके कि वो रिसर्च से दूर भागें, वो बंदे लोग खुद रिसर्च करें। अब देखना, जैसे आप माशाल्लाह क्लिनिशियन रहे हैं सारी ज़िंदगी, तो क्लिनिशियन एक जो है वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस छोड़कर क्यों आएगा रिसर्च में कि जब उसको जहाँ पर आके उसकी रोटी भी नहीं पूरी होनी, उसके बेसिक ज़रूरियात भी पूरी नहीं होनी, तो वो रिसर्च नहीं करेगा। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग, बहुत सारे और पहलू भी हैं जिनको डिस्कशन करने के लिए एक बहुत लंबा टाइम चाहिए, लेकिन जब तक रिसर्च करने वाले रिसर्च वर्कर्स को आप मॉनेटरी इंसेंटिव नहीं देंगे, रिसर्च नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो लोग रिसर्च करते हैं उनके डिस्पोजल पर एक अप्रोप्रिएट कॉन्टीजेंसी बजट होना चाहिए, जिसके साथ वो दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट भी करें। जो है रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो नेशनल एक्शन प्लान में अगर हम प्रोफेसर रियाजुद्दीन शेख साहब जैसे लोगों की कदर नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो हम बहुत पीछे रहेंगे। सर्च कमेटी आजकल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को सिलेक्ट कर रही है, वो, लेकिन उसमें मेंबर्स कौन हैं वो आप बड़ा बाखूबी जानते हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैं को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क का सिस्टम बेहतर हो, रिसर्च यूनिवर्सिटियाँ करें, एक एक्शन प्लान जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाए, जिस तरह के प्रेसिडेंट अयूब खान ने महबूबुल्लाह कमीशन की रिपोर्ट पे और मिर्ज़ा सिकंदर ने बहुत सारी कमेटियां बना दी थी। तो ये इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक एक्टिविटीज़ नाजरीन बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। आँखों की बिनाई
से बचने के लिए आप अपने इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखें, हाथों को साबुन से धोएं और ट्रैकोमा जैसे मोहलिक अमराज जो हैं उनसे आप आसानी बच सकते हैं। और अगर मामूली सी भी तकलीफ़ आँखों में है तो किसी मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाके ज़रूर इलाज कराएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। मुझे ज़रूर ईमेल करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।